नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, आपके साथ हूं मैं दीपा। फिलहाल सुबह के 6 बज गए हैं। खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं और शुरुआत कर लेते हैं मैनपुरी से मिल रही बड़ी खबर के साथ। लोकसभा सीट के लिए डिंपल यादव आज नामांकन करने वाली हैं और नामांकन के दौरान उनके साथ अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। दोपहर 1 बजे का वक्त बताया जा रहा है। कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन करेंगे डिंपल यादव और चारों सेटों में खरीदा गया नामांकन पत्र, ये जानकारी है। साल 2019 में लोकसभा चुनाव में मैनपुरी लोकसभा सीट से मुलायम सिंह यादव सांसद चुने गए थे। आज ये जानकारी है कि दोपहर 1 बजे कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन करेंगे डिंपल यादव। उनके साथ में अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे, साथ ही और भी सीनियर नेता समाजवादी पार्टी के मौजूद रहेंगे, ऐसी जानकारी है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद होंगे। कुल मिलाकर के शक्ति प्रदर्शन की तैयारी चल रही है। जब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए निकलेंगे डिंपल यादव तो किस तरीके से कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे होंगे, नेता कौन कौन मौजूद होंगे, सभी पर लगातार नजर है। बीते 10 अक्टूबर को मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी की सीट खाली हो गई। इस पर 5 नवंबर को चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा कर दी थी और उपचुनाव के लिए जारी अधिसूचना के अनुसार 10 नवंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और डिंपल यादव अखिलेश के साथ मैनपुरी कलेक्ट्रेट में नामांकन कक्ष में नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। उनके साथ सपा जिला अध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहने वाले हैं, ये जानकारी वहां से मिल रही है। और दोपहर 1 से 2 बजे के बीच में नामांकन दाखिल करेंगे डिंपल यादव, सपा के उम्मीदवार। और नामांकन को देखते हुए कलेक्ट्रेट पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं। और डिंपल यादव पहले भी फिरोजाबाद और कन्नौज से आप जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव लड़ चुकी है। अब मैनपुरी से मैदान में वो उतरी हुई हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके सामने भी है सीट को बरकरार रखने की। हालांकि अब तक भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया। बीजेपी भी लगातार मंथन कर रही है कौन टक्कर दे सकता है डिंपल यादव को। इसी के लिए लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। ये कहा जा रहा है कि नामों का पैनल दिल्ली भेजा जा चुका है, अब जल्द ही ऐलान भी संभव है। ऐसे में सभी की निगाहें भाजपा की ओर टिकी हुई हैं कि भाजपा किसको मैदान में उतारती है। हालांकि जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा रहा है कि किसी शाक्य को ही बीजेपी मैदान में उतार सकती है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव के नाम का ऐलान किया और आज ये खबर है कि 1 बजे के आसपास वो कलेक्ट्रेट परिसर में नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचेंगी और उनके साथ में रहेंगे अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और साथ ही साथ और भी तमाम जो पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद रहने वाले हैं। शक्ति प्रदर्शन की पूरी तैयारी समाजवादी पार्टी ने कर ली है। देखिए, मैनपुरी की सियासत के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा अहम है। मुलायम के गढ़ में सपा की साख बचाने के लिए डिंपल यादव नॉमिनेशन दाखिल करने वाली हैं और इस लिहाज से डिंपल यादव के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि वोटिंग से पहले ही इस सीट पर सियासी दिग्गजों की पैनी नजर है। मैनपुरी का महाभारत रण क्षेत्र में डिंपल यादव, सपा के गढ़ से होंकार, नॉमिनेशन में पूरा परिवार, मुलायम की विरासत, बहू की सियासत। जिन मुलायम सिंह यादव की सियासत सत्ता के गलियारों में ग्रंथों की तरह पढ़ी जाती है, जिन मुलायम सिंह यादव के सियासी सूझबूझ की मिसालें दी जाती हैं, उनकी विरासत को संभालने का जिम्मा अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव के कंधों पर डाला है। मैनपुरी आदरणीय नेताजी की न केवल कर्मभूमि है, सैफई गांव होने के नाते जन्मभूमि भी है, क्योंकि सैफई भी अब मैनपुरी का हिस्सा है, बल्कि ये कह सकता हूँ इस लोकसभा के एक एक व्यक्ति के दिल में नेताजी बसते हैं। और इस चुनाव में पार्टी ने फैसला लिया है आदरणीय डिंपल जी को उम्मीदवार बनाने का। तो यहाँ मुझे उम्मीद है कि लोग नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए और डिंपल जी को ऐतिहासिक वोटों से जिताएंगे। जहाँ तक डिंपल का सवाल है, डिंपल यादव जी का सवाल है, मैं समझता हूँ बेहतरीन उम्मीदवार हैं और जो स्थिति मैनपुरी की है उसके चलते निश्चित रूप से डिंपल यादव भारी बहुमत से जीतेंगे। चाहे मशवरा होना चाहिए था, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, शिवपाल जी कोई काम ऐसा नहीं करेंगे जिसकी वजह से बीजेपी को लाभ हो। अंतोगत्वा और आखिर में जाकर के शिवपाल जी यही काम करेंगे कि डिंपल यादव भी जीते।
मैनपुरी सिर्फ मुलायम सिंह यादव की विरासत नहीं बल्कि समाजवादी सियासत का गढ़ है। इसलिए पूरा कुनबा डिंपल यादव के नॉमिनेशन में आज मैनपुरी में मौजूद रहेगा। बताया जा रहा है कि आज दोपहर करीब 1 बजे पति अखिलेश यादव के साथ डिंपल यादव कलेक्ट्रेट पर नामांकन करने पहुंचेंगी। इस दौरान पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव, पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव भी मौजूद रहेंगे और बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव भी नामांकन में शामिल हो सकते हैं। नामांकन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहेंगे, प्रोफेसर राम गोपाल जी भी रहेंगे, आदरणीय धर्मेंद्र यादव भी रहेंगे, माननीय तेज प्रताप भी रहेंगे और भी लोग, लेकिन पूरा परिवार एक है। एक होकर ही माननीय श्रीमती डिंपल यादव जी को चुनाव लड़ाएंगे। डिंपल यादव पर सपा या यूं कहें अखिलेश यादव ने ये बड़ा दाव यूं ही नहीं खेला है। इसके पीछे डिंपल यादव का सियासी इतिहास बड़ी वजह है, क्योंकि कर्नल की बेटी जब सियासी परिवार की बहू बनी तो सियासी मिजाज पहले ही बन चुका था। औपचारिक तौर पर इस सियासी सफर का आगाज हुआ साल 2009 में, जब फिरोजाबाद से राज बब्बर के खिलाफ डिंपल यादव चुनावी मैदान में उतरी, लेकिन बुरी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जब आगाज हार से हो तो जीत का मजा 2 गुना और जज्बा 100 गुना बढ़ जाता है। डिंपल के साथ भी ऐसा ही हुआ। 3 साल बाद फिरोजाबाद में मिली हार कन्नौज की जीत में तब्दील हो गई। डिंपल यादव 2012 में पहली बार कन्नौज सीट का उपचुनाव जीतकर संसद पहुंच गई। लेकिन इससे भी दिलचस्प बात यह है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जब बड़े बड़े दिग्गजों के पांव मोदी लहर में उखड़ गए थे, तब डिंपल यादव ने अपनी सीट बचाई और कन्नौज से दूसरी बार सांसद चुनी गई। लेकिन 2019 में यह जलवा बरकरार नहीं रह सका। इस लिहाज से देखिए तो डिंपल यादव का अब तक का सियासी रिकॉर्ड 50-50 का रहा है। यानी 2009 से सियासी सफर का आगाज करने के बाद अब तक 4 चुनाव लड़ी हैं, 2 में जीत मिली है, 2 में हार। लेकिन इस बार कह सकते हैं मैनपुरी में महा मुकाबला है। जिसे डिंपल यादव जीत गईं तो सियासी कद कई गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि मुलायम का गढ़ फिर से सपा के हाथों में रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात करते हैं खतौली सीट की। खतौली विधानसभा उपचुनाव के लिए आरएलडी ने मदन भैया को प्रत्याशी बनाया है। मदन भैया खतौली विधानसभा उपचुनाव में आरएलडी सपा गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार होंगे और मदन भैया गुर्जर समुदाय से आते हैं। यूपी विधानसभा के लिए 4 बार विधायक वो चुने गए हैं और पहली मर्तबा 1991 में मदन भैया विधानसभा के लिए चुने गए। आपको ये भी जानकारी हम दे दें कि 2022 विधानसभा चुनाव में मदन भैया लोनी सीट से चुनाव लड़े, लेकिन भाजपा के नंद किशोर गुर्जर के हाथों उन्हें बुरी हार का सामना करना पड़ा। और आपको ये भी बता दें कि मदन भैया पर कई आपराधिक मामले भी इस वक्त में भी चल रहे हैं। संयुक्त उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी और आरएलडी की तरफ से। आरएलडी ने ऐलान किया और मदन भैया के कंधों पर इस वक्त जिम्मेदारी है खतौली की सीट को वापस बीजेपी से छीनने की। हालांकि इससे पहले बीजेपी के विधायक विक्रम सैनी के विधायक के जाने के बाद यहां पर उपचुनाव हो रहे हैं और बीजेपी आश्वस्त है। हालांकि अभी तक प्रत्याशी कौन होगा बीजेपी की तरफ से ये स्थिति साफ नहीं है, लेकिन आरएलडी और सपा के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में मदन भैया मैदान में ताल ठोक रहे हैं। जयंत का भैया दाव खतौली में, क्योंकि जयंत चौधरी ने खतौली सीट से बाहुबली मदन भैया को उम्मीदवार बना दिया है और मदन भैया पहले भी कई मर्तबा विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार वो भाजपा के नंद किशोर से हार गए थे पिछली दफा। बड़ा सवाल यह है कि जयंत का ये दाव खतौली में भाजपा का विजय रथ रोक पाएगा, क्योंकि एक सवाल रामपुर का भी सामने आ रहा है जो पश्चिम की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। खतौली के दंगल में जयंत की ललकार। आजम के गढ़ में कौन बनेगा सरकार। खतौली में जयंत का भैया दाव, पश्चिम में मजबूत होंगे पांव। उत्तर प्रदेश एक बार फिर उपचुनाव की कसौटी पर खड़ा है और सबसे ज्यादा पारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चढ़ा है, जहां की 2 विधानसभा सीटें इस बार दांव पर लगी हैं। इसमें एक सीट रामपुर सदर की है, जहां आजम खान की सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई है, तो दूसरी सीट खतौली की है, जो विक्रम सैनी की सदस्यता जाने के बाद खाली हुई है।
मतलब एक सीट सपा के कोटे की है तो दूसरी सीट भाजपा के हिस्से की है, लेकिन इन दोनों सीटों ने पश्चिम का पारा चढ़ा दिया है। सबसे ज्यादा गर्मी मुजफ्फरपुर की खतौली सीट को लेकर है, जहां सपा रालोद ने भाजपा को चुनौती देने के लिए मदन भैया को मैदान में उतारा है। खतौली विधानसभा उपचुनाव में आखिरकार राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन ने बाहुबली नेता मदन भैया को चुनाव मैदान में उतार दिया है। मदन भैया के चुनाव मैदान में उतरने से खतौली विधानसभा उपचुनाव का सियासी तापमान और चढ़ गया है। इसके पीछे जयंत चौधरी की बड़ी रणनीति को देखा जा रहा है। जयंत चौधरी ने जाट, मुस्लिम और गुर्जर समीकरण के सहारे खतौली विधानसभा उपचुनाव जीतने की रणनीति तैयार की है। इसमें 2012 की झलक देखने को मिल रही है। इससे पहले मदन भैया ने लोनी सीट से चुनाव लड़ा था, जहां मदन भैया की टक्कर भाजपा के नंद किशोर से हुई थी। हालांकि मदन भैया ये लड़ाई 8,676 वोट से हार गए थे, लेकिन इस बार जयंत चौधरी ने मदन भैया के जरिए खतौली में गुर्जर, जाट और मुस्लिम समीकरण को जोड़ने की कोशिश की है। बिल्कुल एकजुट रहेंगे। यहाँ की जनता पूरी त्रस्त है, भाजपा से। यहाँ पे जितने ये बछड़े और ये सांड यहाँ पे घूम रहे हैं, पूरी किसानों का नुकसान कर रखा है बहुत ज़्यादा। तो इस बार जो है बीजेपी का समर्थन हम लोग नहीं करेंगे। क्षेत्रीय समस्या है कि गन्ने का सबसे बड़ा मुद्दा गन्ने का है, ठीक है। 5 साल में जो है 25 रुपये बढ़े, उसके बाद में यहाँ पे कोई इस चीज़ का मतलब कोई इस मुद्दे को उठाता ही नहीं है, नाम ही नहीं है। हमारे गुर्जरों का इस पार्टी में कोई आधिपत्य है नहीं, कोई उनका वजूद नहीं है, इसलिए हम तो जो हमारा गुर्जर कैंडिडेट आओगा वोट हम सभी उसे देंगे। जयंत का ये भैया दाव कितना कारगर होगा ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से जयंत ने खतौली में अपनी ताकत झोंक दी है, उससे खतौली का चुनाव दिलचस्प हो चुका है। क्योंकि रविवार को जयंत चौधरी ने खतौली में बैक टू बैक 3 रैलियां की और हर रैली में जयंत भाजपा पर जमकर गरजे। 5 तारीख के चुनाव में या तो ऐसा विधायक बनाओ जो गन्ने पे, रोजगार पे, जो बिजली के मीटर लग रहे हैं उस पे, जो आपके मूल मुद्दे हैं उस पे वो लड़े भिड़े। हर जिले में बीजेपी ने एक आलीशान कार्यालय बना दिया, नोटबंदी के बाद से ही बनाना शुरू किया था। हर जिले में ऐसा लगेगा, अंदर जाके देखोगे 5 स्टार होटल है। मैंने तो नहीं देखा अंदर से, लेकिन आप बताते हैं लोग, कुछ लोग हमारे लोग गए हैं वहाँ। मैं उन्हें भी न्योता दूंगा, चुनाव में वापस आ जाओ, लौट जाओ, क्योंकि घर में जितना सम्मान रहता है खुशी मिलती है काम करने में। मदन भैया के नाम का यहाँ पर ऐलान कर दिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मदन भैया जहाँ एक तरफ मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ आखिरकार बीजेपी किस प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारती है। लेकिन इतना जरूर है कि खतौली विधानसभा उपचुनाव पर अब सबकी नजरें टिक गई हैं, चूंकि बाहुबली नेता मदन भैया के चुनाव मैदान में आने से अब सियासत और गर्मा गई है। खतौली का ये चुनाव सपा और रालोद की रणनीति का भी चुनाव है, क्योंकि पश्चिम में भाजपा को रोकने के लिए जो चाल सपा और रालोद चल रही है वो कारगर है या नहीं, इसका एक बड़ा फैसला इस चुनाव से हो जाएगा। वहीं सबकी नजर रामपुर के दंगल पर भी टिकी है, जहां आजम खान का सबसे बड़ा किला दांव पर लगा है। भाजपा आजम को घेरने के लिए मुस्लिमों को हथियार बनाने में लगी है, क्योंकि रामपुर सदर सीट पर 60% मुस्लिम है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या भाजपा रामपुर की सदर सीट पर सेंधमारी कर पाएगी, क्योंकि 5 महीने पहले रामपुर में लोकसभा का उपचुनाव हुआ था। तब भाजपा ने आजम खान को बड़ी मात देते हुए रामपुर में कमल खिला दिया था। ऐसे में एक बड़ा फैसला इस बात का भी होना है कि भाजपा की वो जीत कहीं तुक्का तो नहीं थी। साथ ही एक फैसला आजम की राजनीति के भविष्य का भी होना है कि वो बिना मैदान में उतरे अपना ये किला बचा पाते हैं या नहीं। खतौली से सनुज शर्मा, रामपुर से उबैदुर रहमान, एबीपी गंगा। और इधर मुजफ्फरनगर पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा है कि खतौली का उपचुनाव उनकी ही पार्टी जीतेगी। मैनपुरी से अपर्णा यादव के चुनाव लड़ने पर आखिरी फैसला केंद्रीय नेतृत्व ही लेगा, ये भी उन्होंने कहा। खतौली का उपचुनाव है, नगर निकायों के चुनाव है। हम सब लोग पूरी तैयारी के साथ अपने संगठन के काम के आधार पर और अपनी सरकारों के परफॉर्मेंस के आधार पर, हमारी सरकारों ने जो काम किए हैं उन कामों के आधार पर नगर निकाय भी जीतेंगे। अपर्णा हमारी पार्टी में है और मुझे अध्यक्ष बनने के बाद मेरे आवास पर बधाई देने आई थी। अब उत्तर प्रदेश में या केंद्र में पार्टी को निर्णय हमारे केंद्रीय नेतृत्व को लेना होता है। प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है
पार्टी जिसे लड़ाएगी उसकी घोषणा होकर नामांकन कराकर उसी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में आज का दिन बेहद अहम हो सकता है। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडे की अदालत में ज्ञानवापी मामले में किरण सिंह की तरफ से दाखिल वाद सुनवाई योग्य है या फिर नहीं, आज इसी पर आदेश आना है। और इस पूरे ही मामले में किरण सिंह की तरफ से मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित करने, परिसर हिंदुओं को सौंपने और शिवलिंग की पूजा पाठ राग भोग की अनुमति मांगी गई थी। विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने बयान जारी करके बताया है कि ज्ञानवापी परिसर से संबंधित मुकदमा भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट का आदेश 14 नवंबर को मतलब आज ही आएगा और इसीलिए आज का दिन बहुत अहम हो जाता है। सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था, ये आप जानते हैं, और हिंदू पक्ष की मांग की शिवलिंग की पूजा की परमिशन उनको दी जाए और ये परिसर जो है वो हिंदुओं को सौंपा जाए, ये भी मांग है। कथित शिवलिंग की पूजा पर आज का दिन अहम क्योंकि फैसला आने वाला है और अधिकार मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा पूजा का, इस पर भी लगातार नजर होगी। कोर्ट का रुख क्या रहता है, फैसला क्या सुनाया जाता है, इस पर लगातार नजर। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर, आज ध्वस्त होगी जयदान बिल्डर की बिल्डिंग और 6 मंजिला इमारत को ध्वस्त करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। एलडीए के अपार्टमेंट ढहाने के लिए मुंबई से एक्सपर्ट की टीम बुलाई गई। 15 दिन में पूरा अपार्टमेंट ध्वस्त कर देगी एक्सपर्ट की टीम, ऐसी जानकारी है। और शनिवार रात पुलिस ने अपार्टमेंट में 6 फ्लैट खाली करवाए थे। हजरतगंज के प्राग नारायण रोड पर यजदान बिल्डर के 6 मंजिला अपार्टमेंट को ध्वस्त करने की पूरी प्रक्रिया संपन्न हो गई है और एलडीए ने अपार्टमेंट ढहाने के लिए मुंबई से एक्सपर्ट की टीम को बुलाया हुआ है, जो आज से अपनी कार्रवाई को शुरू करेगी। एक्सपर्ट की टीम 15 दिन में पूरा अपार्टमेंट ध्वस्त कर देगी, ऐसी जानकारी है। और इसी बीच अपार्टमेंट में रह रहे लोगों में घबराहट का माहौल बना हुआ है, सभी को बाहर निकाल दिया गया। शनिवार रात ही पुलिस ने अपार्टमेंट में रह रहे 6 परिवारों से उनके फ्लैट खाली करवा लिए थे और अपार्टमेंट के लोगों ने इस कार्रवाई का कड़ा विरोध किया है। उनका कहना यह है कि बिल्डर से सारे कागजात देखने के बाद ही उन्होंने फ्लैट खरीदे थे। अपार्टमेंट का नक्शा एलडीए ने पास किया, रेरा से भी स्वीकृति मिली हुई है। कई लोगों ने उन्हीं कागजातों के आधार पर बैंक से लोन लेकर फ्लैट खरीदे हैं। फिर अचानक से अपार्टमेंट अवैध कैसे हो जाता है? अपार्टमेंट में एक फ्लैट 35 से 40 लाख रुपए का बताया गया है और लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा बिल्डर को देकर रजिस्ट्री करवाई है। अब लोगों में इसी बात को लेकर गुस्सा है, लोग आहत भी हैं जो यहाँ पर रहने वाले हैं। कल ये बिल्डिंग गिराई जाएगी? नहीं, कल नहीं गिराई जाएगी। बुलाई गई है? तो नोटिस क्या दिया आपने? नहीं गिराई जाएगी। यही है तो सर ये बताइए बात करने आए थे। इधर और रुड़की से बड़ी खबर है, पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान सामने आया। हरिद्वार में आज से शुरू होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी और नवंबर के आखिरी हफ्ते में हरीश रावत पद यात्रा भी निकालने वाले हैं। हरिद्वार जिले की समस्याओं को लेकर निकालेंगे वो पद यात्रा। पूर्व सीएम उत्तराखंड हरीश रावत का बयान, हरिद्वार में आज से शुरू होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, ये भी उन्होंने कहा। और साथ ही नवंबर के आखिरी हफ्ते में पद यात्रा भी हरीश रावत निकालने वाले हैं, इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। हरिद्वार के लोगों के जो समस्याएं हैं उन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनके खात्मे के लिए पद यात्रा वो निकालने वाले हैं, इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। रावत जी, आप भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक यात्रा निकालने जा रहे हैं, क्या यात्रा का नाम होगा और कब से शुरुआत होगी? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा 20 तारीख को हम जो देहरादून हरिद्वार चैप्टर है वो प्रारंभ कर रहे हैं और पार्टी के सभी लोगों से मैंने प्रार्थना की है कि उस यात्रा में जुटे और मैं भी इस महीने के आखिर में 4 दिन जो है यात्रा उदलहेड़ी से प्रारंभ करूँगा, पद यात्रा प्रारंभ करूँगा और मेरी कोशिश रहेगी कि हो सकता है 1-2 दिन और वो करें और उनमें हम भारत जोड़ो भी नाम है और हरिद्वार जिंदाबाद, इसलिए हरिद्वार के जो स्थानीय समस्याएं हैं उनको भी उठाया जा सके। जैसे यहाँ आंतरिक सड़कें खराब हुए हैं, गन्ने का मूल्य नहीं मिल पा रहा है लोगों को, यहाँ पर रुड़की विकास प्राधिकरण से 10 तरीके की शिकायतें लोगों के हैं जो हरिद्वार
रुड़की विकास प्राधिकरण है। गैरसैंण को लेकर भी हरीश रावत ने बयान दिया है। गैरसैंण में सत्र कराने से भाजपा सरकार बच रही है, ये उन्होंने कहा। और गैरसैंण को लेकर सरकार का दोहरा रवैया है जो वक्त वक्त पर सामने आता है। हरीश रावत ने कहा है गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी तो बनाई, मगर विधान भवन में कर्मचारियों की नियुक्ति क्यों नहीं की गई, इससे भी सरकार की मंशा उजागर होती है। उन्होंने कहा गैरसैंण को लेकर सरकार का दोहरा रवैया है। 2 साल से गैरसैंण में आप सत्र नहीं कर रहे हो, भाग रहे हो। और जबकि गैरसैंण राजधानी बने इसके लिए विधानसभा में आप प्रस्ताव लेकर के आए हो। एक तरफ आप घोषणा कर रहे हो कि हमने उसको राजधानी बना दिया, ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया है, और दूसरी तरफ आप एक चपरासी भी वहाँ नियुक्त नहीं कर रहे हो। तो ये भाजपा का जो गैरसैंण को लेकर के धुआंपन है, इसको मैंने एक्सपोज किया। धामी सरकार करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, मगर भाजपा के ही 2 पूर्व सीएम का कहना है कि पहाड़ पर करप्शन खत्म ही कहां हुआ है। ऐसे में विपक्ष भाजपा सरकार पर हमलावर हो गया है। भ्रष्टाचार ये अंदर से खोखला कर देता है। अगर भ्रष्टाचार इस तरह से होगा तो राज्य को आगे दिक्कत आएगी। 4.5 साल त्रिवेंद्र सिंह जी 4.25 साल मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं भ्रष्टाचार पर चोट की? पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान उनकी ही सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहा है। त्रिवेंद्र रावत उत्तराखंड में करप्शन की बात कह रहे हैं। उनका कहना है अगर करप्शन नहीं रुका तो नतीजा ठीक नहीं होगा। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि भ्रष्टाचार ये अंदर से खोखला कर देता है। और ये उत्तराखंड जैसे नवोदित राज्य के लिए, जिसके अभी आर्थिक संसाधन बहुत सीमित हैं, जितना हम राजस्व प्राप्त करते हैं लगभग उतना या उससे थोड़ा अधिक हम वेतन पर दे रहे हैं। तो आखिर अगर भ्रष्टाचार इस तरह से होगा तो राज्य को आगे दिक्कत आएगी। मगर त्रिवेंद्र के बयान के बाद कांग्रेस भाजपा सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस सवाल कर रही है कि जब सरकार भाजपा की है तो फिर करप्शन पर एक्शन लेने में किस बात का डर है? ऐसा लगता है उत्तराखंड भाजपा नेताओं को सियासी तकरार के लिए विपक्ष की जरूरत नहीं रह गई है। और खास तौर पर जब से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के एडवाइजर रहे KS पवार के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में विधायक उमेश कुमार की शिकायत पर CID जांच बैठाई है, तब से भाजपा के नेताओं के जो कोल्ड वॉर थी ये ओपन वॉर हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की भी एंट्री होती है और वो साफ साफ कहते हैं कि जितना कमीशन खोरी उत्तराखंड में है उतनी कहीं नहीं है। और उत्तर प्रदेश से जब हम अलग हुए थे जितनी कमीशन खोरी उस समय थी उसमें कमी नहीं आई, इजाफा ही हुआ है, जो देवभूमि के लिए एक बहुत ही खतरनाक संकेत है। कांग्रेस त्रिवेंद्र से भी ये सवाल कर रही है। वो खुद भी तो 4.5 साल तक सीएम रहे, इसलिए उन्होंने करप्शन क्यों नहीं कम किया? बात कह रहे हैं आज सत्ता से हट गए इसलिए कह रहे हैं। दूसरी बात है कि सरकार किसकी है और वो किस पार्टी के नेता हो? कांग्रेस के नेता तो है नहीं। क्यों नहीं भ्रष्टाचार को समाप्त कर रहे हैं? 4.5 साल त्रिवेंद्र सिंह जी 4.25 साल मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं भ्रष्टाचार पर चोट की? और पनपाते रहे भ्रष्टाचार को, और पनपाते रहे। आज कम से कम मैं तो इसलिए बधाई दे रहा हूँ कि वो हिम्मत कर रहे हैं, बोल रहे हैं भ्रष्टाचार है, और उन्हें स्वीकार किया कि मेरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार था, मैं भी असफल रहा हूँ और आज की सरकार में भ्रष्टाचार है। इस बात को कम से कम भाजपा का नेतृत्व तो स्वीकार कर रहा है। मामला यही नहीं थमा। सांसद तीरथ सिंह रावत ने भी कमीशन खोरी की बात कहकर अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। तो वहीं तीरथ रावत ये भी कह गए कि जिस तेजी से उत्तराखंड का विकास होना चाहिए था वैसा हुआ नहीं। राज्य को बनाने के लिए उत्तराखंड की जनता ने बड़ा संघर्ष किया है, बड़ा आंदोलन किया। न जाने कितनी माता बहनों ने, नौजवानों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। इवन की माताएं बहनें द्रांति लेकर सड़कों पे उतरी थी। कर्मचारी ताला लगा करके नौकरी की चिंता न करते हुए सड़कों पे आया था। लेकिन जो सपना था वो सपने को साकार करने के लिए उनसे दो हम लोग प्रयासरत है, हमारी सरकार लगातार लगी हुई है। मेरा इतना ज़रूर है
कि जिस तेज़ी के साथ में होना चाहिए था और कानून व्यवस्था और अन्य अन्य जो भी है भ्रष्टाचार, अंकुश लगना, यह जब से उत्तराखंड बना तभी से ही होना चाहिए था, लेकिन वो बीच के काल में जो नहीं हो पाया। धामी सरकार करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने की बात कह रही है, मगर भाजपा के ही 2 पूर्व सीएम के बयान मौजूदा सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। तो अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यहाँ की सरकार और संगठन में बैठे हुए या पूर्व मुख्यमंत्रियों के बीच जो ये सब चीज़ें चल रही हैं, जो पार्टी की किरकिरी भी करा रही हैं, जिसका कांग्रेस बहुत किनारे पर बैठकर मजा ले रही है, उसको थामने में कामयाब होता है या नहीं। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।